नहीं खड़े होके थोड़ा सा ठीक लगता है। अरे सभी साथियों, आपको सादर जय भीम, जय भारत। सरपंच साहब ने जो बातें आपको कही हैं, शिक्षित आदमी हैं, सरपंच रहे हैं, समाज का नेतृत्व किया है और अभी भी स्कूल चला रहे हैं। और एक अध्यापक जो है ना, सबसे पहले जब वो पढ़ाने जाता है किसी को भी, तो सबसे पहले उन किताबों को ज़रूर पढ़ता है कि ये जो मैं किताबें बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, इन किताबों में लिखा क्या है। और वो पढ़ने और समझने के बाद में जब संगठन को भी महसूस किया कि भाई विजय सरपंच जी संगठन के लायक हैं, और पार्टी ने भाई सरपंच साहब को इस जिले की जिम्मेवारी दी कि आप अपनी शिक्षा से इस जिले के गांव-गांव में जाकर के इस मुहिम को, जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जो मूवमेंट है, जो ये मिशन है, इसको आम जनमानस का मिशन बनाएं और इसको आम जनमानस तक लेके जाएं। और इसी एवज में आज हमारी ये अभी चौथी मीटिंग है। हम लोग चुनाव तो है नहीं, लेकिन हम जो चुनाव वाले हैं वो कुछ देर के लिए आएंगे और फिर इनविजिबल हो जाएंगे। हम लोग क्योंकि एक विचारधारा है, उस विचारधारा का लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो विचारधारा नहीं जाएगी तो लगेगा कि हाँ, ये भी वैसी पार्टी है जैसी वो लोग हैं। हम वैसी पार्टी नहीं हैं। हम लोगों को समझा करके, लोगों को जागरूक करके हम उसका वोट लेना चाहते हैं। हम लोग उसको बहका करके वोट नहीं लेना चाहते। हम पहले जनता से नागरिक बनाते हैं। जब जनता नागरिक बन जाती है, नागरिक तब बनती है जब वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है, अदरवाइज वो जनता होती है। अभी ये जो लोग हैं, कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी अन्य पार्टी, वो जनता ही बनाए रखना चाहती है कि जनता ही रहे, कि नागरिक ना बने। नागरिक तभी बनता है जब आदमी अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो जाता है और वो उसके लिए लड़ाई लड़ता है। हम जनता को नागरिक बना करके उससे आवेदन करना चाहते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, समर्थन करें अगर उनको अच्छा लगता है। साथियों, जब 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत को बाबा साहब अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपने के वक्त उन्होंने कहा कि आज ये भारत विरोधाभास की जिंदगी में इसका पदार्पण हो रहा है। तो पूछा लोगों ने कि बाबा साहब ऐसी क्या बात है। बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक रूप में हम सारे समान होंगे। इस भारत में सभी लोग राजनीतिक रूप में समान होंगे। एक वोट एक वैल्यू होगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई नीचे तबके का आदमी हो, वो वोट के हिसाब से बिल्कुल समान होगा। लेकिन जो आर्थिक जो गैर बराबरी है, अगर वो सरकारों ने उसके ऊपर काम नहीं किया और उसको भरने का काम नहीं किया, तो ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। ये उस वक्त 1950 में संविधान सौंपते हुए परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो जिसको हम प्राकथन कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए सरकारों को काम करना है। क्या उन जो पूर्व की सरकारें हैं, क्या उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी जो इस देश में पैदा की गई उनके द्वारा, क्या उसके ऊपर काम किया? समाज में क्या जो खाइयां डेवलप होती चली गई, क्या उनके लिए काम किया? आर्थिक गैर बराबरी इतनी बढ़ गई, क्या उसके लिए काम किया? हमारे कुछ किसान भाई जमीन बेच करके तो लैंडलॉर्ड बन रहे हैं, मगर अगर वो खेती में काम करते हैं तो क्या वो अपने घर का गुजारा कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब आर्थिक गैर बराबरी इतनी बढ़ गई है कि जो गांव देहात का आदमी है, वो आदमी अगर अपने बच्चों को स्कूल में प्रॉपर पढ़ा नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति आपके सामने, मतलब इतनी गैर बराबरी हो गई। इसी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया। कहा गया कि ये देश सदियों गुलाम रहा, इस देश में मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, इससे पहले अन्य बहुत पुर्तगाली और पता नहीं कहाँ काम के लोग आकर के इस देश को बेवकूफ बनाया और देश को लूटने का काम किया। अब ये देश ऐसा ना हो, इस तरीके से कोई दुश्मन बाहर का ना आकर के इस देश पे आक्रमण करे और इस देश को लूट ले, तो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, उस संविधान के तहत हमको हक और अधिकार दिए गए। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में अशिक्षा है। उस वक्त में हमारी सरकारों की जिम्मेवारी है कि नागरिकों को शिक्षित करना। उन्होंने कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे कि गांव के स्कूलों से बहुत लोग पढ़ के गए, शहरों में गए, अच्छे अधिकारी बने, सब कुछ बने, और उसके बाद कांग्रेस ने पॉलिसी लेके आए शिक्षा की कि उन्होंने सरकारीकरण की बजाय निजीकरण पे उन्होंने फोकस कर दिया कि जितने स्कूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण, अपने लोगों के स्कूल उन्होंने खोलने शुरू कर दिए। और जो गांव देहात के लोग थे वो अशिक्षा से धीरे धीरे करके, कुछ लोग तो इसलिए महरूम होते चले गए कि सरकारों में, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं है, उन टीचरों को अलग तरीके से काम दे दिए गए हैं। टीचरों की कमी नहीं है, पर सरकार ने उनको और कोई काम दे दिए गए हैं और प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं। अब लोगों को ये एहसास करा दिया गया, अगर अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करोगे तो फिर आगे का जीवन आपका नरक बन जाएगा। तो लोगों ने, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी कमाई का अपने बच्चों पे लगाना शुरू कर दिया और बच्चों पे लगाया और एजुकेट भी किया। और उसके बाद सरकारों ने ही, कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकारों ने निजीकरण की व्यवस्था पैदा कर दी और लोग निजीकरण के माध्यम से जिस बच्चे के ऊपर 10-10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा लोगों ने अपने बच्चों, अपने माँ बाप ने लगाए अपने बच्चे के ऊपर, उनको तनख्वाह कितनी मिल रही है, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000। इस तरीके की ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी। और अब तो वर्तमान में ऐसा भी कर दिया कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, सरकारी स्कूलों की इनकी जरूरत नहीं है, गांव में बड़े प्राइवेट स्कूल हो गए, इनको बंद कर दो। तो भाई जब तक आप, जो लोग शिक्षित हो गए, उनको रोजगार नहीं देंगे, तो वो आगे आने वाले जो पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, कुछ हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे, वो भी कहेंगे जब शिक्षा से कुछ रोजगार मिलता ही नहीं तो शिक्षा करवाने की क्या जरूरत है, इसको शिक्षित करने की क्या जरूरत है। और धीरे धीरे ये योजना है कि लोगों को शिक्षा के प्रति उसके दोष पहले गिनवाए जाएं कि शिक्षित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रोजगार मिलता नहीं, तो लोग अपनी बच्चों को शिक्षा से महरूम करने लग जाएंगे। और जैसे ही शिक्षा से हम महरूम हुए तो हमारा शोषण स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षित आदमी ही अपने अधिकार की आवाज उठा सकता है, जो बेचारा अनपढ़ आदमी वो अपने अधिकार की आवाज नहीं उठा सकता। और ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये सरकारों ने घोषणा कर दी है। और हमारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने अपने घर में अगर गाड़ी ले ली तो मैं रिच बन गया, मैंने अपना लैंटर छत का मकान बना लिया तो मैं भी रिच बन गया। भाई ये रिचनेस नहीं है, ये अमीर, ये विलासिता आपकी नहीं है। विलासिता तब है जब आपके बच्चे अच्छे एजुकेटेड हों, उनको शिक्षा सरकार दे, उनके चिकित्सा का प्रबंध सरकार करे, उनके रोजगार का प्रबंध सरकार करे और एक खुशहाल जीवन आदमी जिए। बहुजन समाज पार्टी के लिए लोगों ने मिथ घड़े कि बहुजन समाज पार्टी तो, अगर तुमने बहुजन समाज पार्टी को ला दिया तो ये तो तुम्हारी जमीन खोस लेगी। किसने बोला? ये किन्होंने बोला कि जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके के लोगों के अंदर जो है ना वहम पैदा कर दिया कि आपकी तो जमीनें खोस लेंगे ये लोग। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी ये कहती है जो सरकारी जमीन है वो गरीबों में बांटो। किसी की जमीन खोसने का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। लेकिन जो सरकारी जमीन है, अगर ज्यादा जमीन आप किसी गांव में, किसी जिले में है तो गरीबों में बंट जाए तो उससे अच्छा और क्या होगा। और उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखें कि
बीएसपी के शासन में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, एजुकेशन को लेके बड़े बड़े स्कूल बनाए। आप नोएडा आपके नजदीक है, आप नोएडा में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इतने अच्छे अच्छे हॉस्टल बनाए जिनमें मैं कई हॉस्टलों में गया हूं, जो बच्चों के छात्रावास हैं, उसमें फुल्ली एसी लगा करके बच्चों को पढ़ने का कार्यक्रम सरकार ने वो किया। और ये तय किया कि जो लोग जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा अपने बच्चों को पूर्णतः नहीं दे सकते, अगर वो बच्चे सक्षम हैं पढ़ने में और अच्छे हैं, अगर वो विदेश में भी पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को विदेश में भी सरकार अपने खर्चे पे पढ़ाए। और बहुत असंख्य बच्चे विदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में पढ़ने के लिए गए। तो इस तरीके की नीतियां जो आम जनमानस को प्रभावित करें, जो आम जनमानस के लिए बेहतर उसके लिए मौके पैदा करें, ऐसी जनहितैषी नीतियां बहुजन समाज पार्टी की हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे आधारित पार्टी है और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच इस देश को बहुत बड़ा महाशक्तिशाली राष्ट्र बनाने की उनकी सोच है। बाबा साहब की सोच कॉन्स्टिट्यूशन में जिस दिन बच्चा मां के गर्भ में आता है उसी दिन से सरकार की जिम्मेवारी निश्चित करती है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि उसके न्यूट्रिशन का, उसके खान पान का, उसकी दवाई का, उसका सब कुछ ख्याल सरकार रखे। और इस तरीके से मतलब जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी शिक्षा का भी ख्याल सरकार रखे। जब वो बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी शिक्षा का भी ख्याल, उसकी चिकित्सा का भी ख्याल जो है ना वो सरकार रखे। क्या ये सरकारें गुड़गांव जैसे शहर में आपने देखा, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट बन गए। आज की क्या स्थिति, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो वो आदमी को अपनी जान बचाने से पहले वो ये समझता है कि भाई इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर आर्टिमिस में एडमिट हो गया, मेदांता में एडमिट हो गया, सरकारी में तो इलाज नहीं है, तो आपको 15 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा अमाउंट आपकी जेब से जाने वाली है। और आप मतलब ऐसी स्थिति में आप लोग यही सोचेंगे कि भाई इससे बढ़िया तो ये दुनिया से चला जाए तो बेहतर है। तो ये काम किनका था? ये काम था सरकारों का। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप ग्रेटर नोएडा में जाके देखिए, मेदांता से भी बड़ी हॉस्पिटल बीएसपी के शासन में बने। सेक्टर 18 के अंदर आप मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेदांता से भी बड़ी लोकेशन, बड़े हाई मतलब ऊंची बिल्डिंगें वहां पे बनाई गई। मान्यवर कांशीराम जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है। आप लखनऊ जाके देखिए, आप अन्य प्रदेशों में जाके देखिए, आपको जिस तरीके के ये गांव के विकास आप देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का शासन था तो वहां के जो गांव हैं उन गांव की स्थिति आप जाके देखिए कि आज भी आरसीसी के रोड हैं गांव के अंदर। और बहन जी तो खुद मॉनिटर करती थी, जब उनको लगता था कि मेरे को जाने की जरूरत है तो वो अपने काफिले के साथ उस गांव में पहुंच जाती थी। और डीसी तक को यह ख्याल रहता था, उच्च अधिकारी तक को यह ख्याल रहता था कि अगर हमने सही काम नहीं किया तो हम सस्पेंड हो सकते हैं या हमारी नौकरी जा सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि केएमपी बनाया इन सरकारों ने, कांग्रेस की देन थी, मगर ये योजना बीजेपी ने लागू की और नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। आप फरूखनगर से चढ़िए और जब आप कुंडली की तरफ चंडीगढ़ आपने जाना हो, वो इतना जिग जैग रोड है और उसकी 120 की स्पीड है। आप उस पर 120 की गाड़ी चला ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ऐसे ठेकेदार को उसको ठेका दिया कि जिस आदमी ने उसमें दुनिया भर का पैसा खाया, और जब उसने पैसा खाया तो नेचुरली उसने अपने आकाओं को भी दिया होगा। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ग्रेटर नोएडा से आगरा जो हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, उस एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड अलाउ है और आप 160 और 170 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं और उसमें कोई भी जिगजैग नहीं है। ये उस सरकार के काम करने की कार्यशैली होती है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा है तो गरीबों के पैसे को सही ढंग से लगना चाहिए। तो साथियों, हम लोग इस प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम नागरिक बना करके बनाना चाहते हैं, जनता बना करके हम सब लोग सरकार नहीं बनाना चाहते।
हम आप लोगों को जागरूक करके, आपके अधिकार, हक और अधिकार के लिए जागरूक करके हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और सत्ता परिवर्तन, देखिए लोगों ने, जब कांग्रेस से लोग उब जाते हैं तो बीजेपी को मौका दे देते हैं, जब बीजेपी से उब जाते हैं तो कांग्रेस को मौका दे देते हैं। भाई एक बार बहुजन समाज पार्टी को भी आप लोग देख लें। जब हम आपसे निवेदन करने आए हैं, एक बार तो किसी के भी निवेदन से आप उसको भी मौका दें। जब आप मौका देंगे तो आप पाएंगे कि आपके मान सम्मान में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आपके बच्चों की शिक्षा का बेहतर, हम लोग आपके बच्चों की शिक्षा का बेहतर व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल हमारे तो हैं, प्राइवेट स्कूल हमारे तो हैं नहीं। और बीएसपी की तो बिल्कुल क्लियर नीति है कि जो आम जनमानस है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो शिक्षा वो महंगी नहीं होनी चाहिए, वो चिकित्सा भी महंगी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस देश में आप लोगों का, एक बार आप लोग जागरूक हों, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को आप लोग जागरूक करें। जब आपको समझ में आ जाए बात, तो आप अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं, दूर दराज में जो रिश्तेदार हैं, उनको भी आप जागरूक करने का काम करें। और इस मूवमेंट को आप लोग, इस मिशन को समझ करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। एक बार आप मौका देंगे तो आप बार बार बहुजन समाज पार्टी को आप लोग चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का शासन आए। अब आप इन लोगों को देख लें, एक तरफ नरेंद्र मोदी, जब आधार कार्ड की बात आई तो वो सबसे पहले उसका विरोध करने वाला आदमी था, और उसके बाद आधार कार्ड को उन्होंने लागू किया। एक तरफ वो जीएसटी कांग्रेस लेके आई और जीएसटी का विरोध करने वाला नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन जीएसटी को फिर लागू करने वाले ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं के तो लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा 250 किलो सोना और 263 करोड़ रुपए। हैरानी की बात है, हमने तो एक सोने की गले की चैन बनवानी हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे को, और उसके पास 250 किलो सोना। ये सरकारों की सह के बिना कैसे हो सकता है? ये आप लोगों के गरीब लोगों का चूसा हुआ खून का, मतलब जो आपका खून चूसा हुआ पैसा, वो ऐसे लोगों के पास में। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी गरीबों से चंदा लेती है, और वो लोग बड़े बिजनेसमैन से चंदा लेते हैं, अडानी अंबानी लोगों से चंदा लेते हैं। वोट किससे लेते हैं? हमसे, गांव के लोगों से, देहात के लोगों से वोट हमसे लेते हैं। और काम किसका करते हैं? उनका काम करते हैं। अभी किसानों के साथ क्या हुआ? अभी जो फार्मर बिल आए, फार्मर बिल, एक साल तक किसान हमारे इस कड़ाके की ठंड में और बिल्कुल तपती धूप में उनके ऊपर वो सारे मौसम गुजरे, और 800 से ज्यादा किसान वहां पे, मतलब उनकी, मैं कहता हूं कि इस सरकार द्वारा उनकी हत्याएं की गई। और आखिर में पकड़े भी गए बीजेपी के लोग कि उन्होंने अडानी को, सबसे पहले इस कानून को बता दिया गया कि हम इस तरीके का, क्योंकि अडानी ने पैसा दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके फेवर का कानून लेके आ रहे हैं, और अब आप अपने जो है ना, आप वेयर हाउस बनाइए। और कानून आने से पहले, पास होने से पहले उन्होंने अपनी जमीनें खरीद ली और वेयर हाउस बना लिए, और किसानों को एक तरीके से उन्होंने ये बना के कोशिश किया कि भाई किसानों को हम बंधुआ मजदूर बनाएंगे, ये अपनी ही जमीन के अंदर ये मजदूरी का काम करेंगे। और वो तो शुक्र है कि उन लोगों ने उस कानून को समझा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद वहां 800 लोगों की शहादत हुई, और बाद में इसी सरकार को झुकना पड़ा। तो इस तरीके के, क्योंकि वोट हमारी लेते हैं, पैसा उनसे लेते हैं, जब पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं तो पूंजीपतियों के नाम का काम करते हैं। क्योंकि देखो मेरे भाई, आप सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, अगर आप किसी जमींदार से, किसी साहूकार से अगर आप पैसा लेंगे तो फिर जब कुछ बात आएगी तो आप उसके कहने से तो चलेंगे ना। वो पैसे उनके लेते हैं और हमारे को नाटक करते हैं, हिंदू मुसलमान और इधर की उधर की बातें करके, हमको गुमराह करके जो है ना, वो हमारी वोट हथिया करके और खुद उन लोगों का फायदा उठाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे 5 पैसे का चंदा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी आम लोगों के 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 10 रुपये के सहयोग से ही बहुजन समाज पार्टी अपना कार्यक्रम तय करती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास पैसे की तो कमी नहीं है, मायावती के तो पास बहुत पैसा है। ये कौन बताता है? ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग बताते हैं।
वो अपनी राशि नहीं बताते कि मुझे इस साल में 2000 करोड़ मिले, बिजनेसमैन ने मुझे 2000 करोड़ मिले। और बीएसपी के पास अगर आप जैसे लोगों का पैसा 100, 200, 50 रुपए, 10 रुपए मिला के अगर मान ले 50 करोड़ पहुंच गया, उसका गुणगान करते हैं कि बीएसपी के पास तो कोई कमी नहीं है पैसे की, बीएसपी के पास तो बहुत पैसा है। ये खाली कि ये जो गांव परिवेश के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर किसान, जो दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी जो आवाज है, ये जो बहुजन समाज पार्टी इनकी आवाज है, ये आवाज कहीं अगर सत्ता में बैठ गई तो तुम्हारे लिए फिर खतरा हो जाएगा। वो इसलिए ये बातें मिथ लोगों के अंदर बताने का काम करते हैं और हमारे लोग खासकर बहुजन समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं। इस देश में 6743 जातियां हैं पूरे देश के अंदर, पर हम लोग 36 बरादरी की ज्यादा बात करते हैं। हरियाणा स्टाइल में कि 36 बरादरी, भाई 36 बरादरी कुछ भी नहीं है, 6743 जातियां हैं। और जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पे जो शूद्र समाज है वो टोटली का टोटली 6743 जातियों में विभाजन किया हुआ है उसका। और 6743 जातियों में उनको ये बताया हुआ है कि तू इससे नीचे, ये तेरे से ऊपर है। और हम लोगों को ऊंच नीच में उलझा करके अपना पूरा सिस्टम, अपनी मौज मस्ती वो सारी करते हैं। हम लोगों को इस जातिवाद में फंसा करके कि भाई मतलब ये इससे नीचे, ये उससे ऊपर, ये नीचे, ये मतलब इस तरीके की हमको डिग्रेडेशन सीढ़ियों के अंदर बांट दिया गया। हम उसमें कोशिश भी कितनी कर लें कि हम थोड़ा सा ठीक अपने आप को मेंटेन कर लें, फिर जाति का फंडा हमारे सामने आ जाता है। लोग कहते हैं कि फलानी जाति का, ये फलानी जाति का। बहुजन समाज पार्टी इस जातिवाद के खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी देश में भाईचारा पैदा करके सब जातियों को एक सूत्र में बांध करके और जातियों के नाम पे जिस तरीके का शोषण, जिस तरीके का बंटवारा इस देश में हुआ, उसको खत्म करके बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज बनाने का काम करने का प्रयास कर रही है। जो 6743 जातियां एक इंसान के 6743 टुकड़े किए गए, उस इंसान को दोबारा से बहुजन समाज के रूप में उस इंसान को इकट्ठा करके और उस लड़ाई को लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो आप लोग इसमें आप सहयोग करें, आपके सहयोग की खास जरूरत है। इस देश के लिए जरूरत है, आपके लिए जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है। भाई मेरे साथी, मेरा अपना खुद का व्यापार है, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा कि भाई आज अगर हम बाबा साहब को जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इस देश की जो गैर बराबरी है इसको कौन खत्म करने आएगा, ये जिम्मेवारी हमारी है। तो हमने जब इस बात को समझा तो हमने इसकी प्रतिज्ञा ली कि हम बहुजन समाज पार्टी के प्रचारक के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए हम लोग काम करेंगे। और आम जनमानस में बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो अन्य पार्टियों ने जो अनाप शनाप की बातें, जो मनगढ़ंत बातें लोगों को बताई हुई हैं, उनको खोलने का काम करेंगे और एक तरीके से आपस में भाईचारा बनाने का, सभी जातियों के अंदर भाईचारा बना करके और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का हम लोग काम के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरपंच साहब इसमें बड़ी अच्छी भूमिका और हमेशा जैसे जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, साथियों आप लोगों को भी ये बातें अगर जिनको भी समझ में लगता है कि इस देश में हमारी ज़रूरत है, हमको इस देश में भाईचारा बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो आप लोग भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने और आप लोग भी प्रचारक के रूप में लोगों के बीच में जा करके पार्टी के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दें। और हम आपके गांव में आगे भी आते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने, सबसे पहले आपसे माफ़ी भी मांगता इस बात की कि भाई 3-4 मीटिंग होने के नाते हम थोड़ा लेट हो गए, आप लोग बहुत समय से बैठे हुए थे, और उम्मीद रखते हैं कि हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ा करके और यहाँ पे खासकर सोना तावड़ी विधानसभा को हम लोग एक विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।